everyone, welcome back to my channel. My name is Tusharika Dubey and in our today's class we are going to study our next minor law subject, that is Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. So let us begin with our class. Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं और इसके बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है। यहाँ पे जिस सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करी है उससे हम क्या समझते हैं, तो देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट रेफर्स टू अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस एंड verbal or physical conduct of sexual nature which has effect of unreasonable interfering with the individual's work performance or creating an intimidating, hostile, abusive or offensive working environment. तो यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसकी हमारी बात हो रही है वो उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी तरीके का सेक्सुअल एडवांसेस लेना, अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस लेना या फिर वर्बल और फिजिकल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर करना जिसकी वजह से किसी भी पर्सन का वर्क परफॉर्मेंस जो है उसके साथ इंटरफेरेंस हो रहा है या फिर उसकी वजह से आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो हॉस्टाइल इन नेचर हो रहा है या फिर अब्यूजिव हो रहा है या ऑफेंसिव हो रहा है। तो ऐसे केस में आपकी जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस जो होंगे वो आप कहाँ फाइल कर सकते हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ये एक्ट आपके ऐसे केसेस को गवर्न करता है। इसके बाद देखिए, अगर किसी भी पर्सन के साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो वो उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करता है। इसीलिए आपका ये एक्ट लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि देखिए हर एक पर्सन के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, जैसे कि आपके आर्टिकल 14 में एंड 15 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बताता है इक्वालिटी के बारे में। तो अगर किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उस केस में वो उसका राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है। इसके अलावा अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड टू लिव विद डिग्निटी ये भी वायलेट होता है अगर किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। और अगर वर्क प्लेस पे किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसकी वजह से उसका राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस विच इंक्लूड्स अ राइट टू अ सेफ एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो अगर किसी भी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है किसी वर्क प्लेस पे, तो उस केस में उसका जो राइट टू प्रैक्टिस है एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये भी तो इफेक्ट होगा। ये हमारा कहाँ पे देखा है, आर्टिकल 19(1)(g) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बात करता है राइट टू प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। लेकिन अगर किसी के साथ वहां वर्क प्लेस पे किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो ये उसके इन तीनों फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत ही जरूरी था। इसके बाद जो हमारे कुछ कन्वेंशन, इंटरनेशनल कन्वेंशन थे, उन्होंने प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट और राइट टू वर्क विद डिग्निटी, इसको पहले भी बहुत सारे जो हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्होंने इसको एज अ ह्यूमन राइट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ठीक है, तो जब ये एक्ट नहीं भी आया था तब भी इससे पहले भी जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट और राइट टू वर्क विद डिग्निटी, ये ऑलरेडी एक वेल नोन रिकॉग्नाइज ह्यूमन राइट्स है जो कि आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया हुआ था। जैसे हमारा इंडिया ऑलरेडी सिग्नेटरी है सीडॉ का, कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसके तहत जो है हमारा बताता है कि किसी भी तरीके का अगर किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और हर एक वुमेन को राइट टू वर्क विद डिग्निटी होना चाहिए। ये ऑलरेडी उसमें बोला जा चुका है और ये उनका ऑब्जेक्टिव रह चुका है इन सारे कन्वेंशंस का। तो इंडिया भी जैसे इस सीडॉ का ऑलरेडी सिग्नेटरी है, 1993 में इसने इसको साइन किया था। इसके बाद हम समझते हैं कि जो हमारा एक्ट है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन, रिड्रेसल एक्ट, इसका मोटिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा हुआ है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस and for the prevention and redressal of complaint of sexual harassment and for matters connected therewith or incidental thereto। तो देखिए यहाँ पे तीन चीजों की बात हो रही है, प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन एंड
सॉरी, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल। ठीक है, तो यहाँ आपका जो आपका प्रीएम्बल यहाँ पे बात करता है, ये 3 चीजों की बात करता है कि किसी भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दिया जाए, और आपका जो भी कंप्लेन आपकी फाइल हो रही है, आप जो कंप्लेन फाइल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट फॉर द प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल ऑफ कंप्लेन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट और फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। तो ये 3 चीजों के बारे में ये बात करता है। इसके बाद इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए, क्योंकि ये आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। तो इसका जो अडॉप्शन डेट है वो है 23rd ऑफ अप्रैल 2013। एनफोर्समेंट डेट है 9th ऑफ दिसंबर 2013। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें है 30। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? 13। एक्ट नंबर कौन सा है? 14 ऑफ 2013। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड जानते हैं कि ये एक्ट जब आया नहीं था उससे पहले क्या सिचुएशन थी। क्या उससे पहले सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो रहे थे, या फिर वर्क प्लेस पे कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस नहीं आता था? तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट सामने आए जहां पे वर्क प्लेस पे बहुत सारी जो महिलाएं थी, जब वो काम करने जा रही थी उनके साथ अलग अलग तरीके के सेक्सुअल हैरेसमेंट किए जा रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो काम करने का जो तरीका था, या फिर जो उनका जो वर्क परफॉर्मेंस था, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। तो इसी से रिलेटेड एक केस आया कोर्ट के पास, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसने पहली बार कोर्ट ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि ऐसे भी जो केसेस हैं इनको एड्रेस किया जाना चाहिए, जो कि आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन विद इन द वर्क प्लेस से रिलेटेड जो आपके केसेस हैं। और इस केस में फर्स्ट टाइम एवर कोर्ट ने एक लीगल एक्शन लिया, जिसमें कोर्ट ने आपको ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं और कैसे इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दी थी, जिसके बेस पे ही आपका ये जो एक्ट है लाया गया था। कोर्ट ने इसमें आपको वो सारे जो क्या बोलते हैं प्रोसीजर था और जो भी गाइडलाइंस थी वो इसमें बताई थी कि कैसे अगर किसी वुमेन के साथ वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उसको कैसे एड्रेस किया जाना चाहिए, और उसकी कंप्लेन कैसे फाइल होनी चाहिए, और कैसे एक वर्क एनवायरनमेंट को वहां पे काम करने लायक बनाया जा सकता है किसी भी वर्क प्लेस को। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एवर केस था जिसमें कोर्ट ने इसके बारे में बात किया था। अब इसके बाद अगर हम देखें तो विशाखा केस के बाद, क्योंकि विशाखा केस तो 1993 का केस, 1997 का केस था, लेकिन आपका ये एक्ट तो 2013 में आया। तो इसके बाद भी जब कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दी थी, तो कभी कभी ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही थी। कोर्ट ने यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे कि हर एक वर्क प्लेस को अपने यहाँ एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस हो रहे हैं उसको एड्रेस करेगी। तो ऐसी बहुत सारी गाइडलाइंस कोर्ट ने दी थी, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो इसी के रिगार्डिंग एक और केस आया 1999 में, अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस ए.के. चोपड़ा। 1999 का केस था जिसमें कोर्ट ने अगेन इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया, जिसमें कोर्ट ने बोला कि जो भी गाइडलाइंस विशाखा केस में दी गई थी, कोर्ट ने दी थी, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। और इस केस में कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन को और ज्यादा एनलार्ज कर दिया था, जिसमें कोर्ट ने बोला कि फिजिकल कॉन्टेक्ट was not necessary for it to amount to an act of sexual harassment। तो कोर्ट ने इसमें फिजिकल एक्ट को, कॉन्टैक्ट को जो है बोल दिया गया था कि ये जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। अगर नहीं भी होगा तो ऐसा नहीं है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है, हो सकता है वर्बल हो सकता है जेस्चर से हो, है ना। तो किसी भी तरीके का अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो वो आपका ये जो गाइडलाइंस है उसके अंडर कवर होगा, और वर्क प्लेस में जो भी कमिटी उसमें बनाई जानी चाहिए उसको इसको एड्रेस करना होगा। इसके बाद एक और केसेस थे, जो आपका ये जो आपका एक्ट आ रहा था उसके पहले भी, अगर जो जब तक ये एक्ट आया नहीं था उससे पहले भी 2013 में एक और केस आया था, मेधा कोतवाल लेले एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2013 का केस था, जिसमें कोर्ट ने बोला कि जब तक ये स्टेट गवर्नमेंट इसका जो है कोई एक्ट लेके नहीं आ रही है,
तब तक के लिए अगर कोई भी जगह, कोई भी वर्क प्लेस अगर विशाखा गाइडलाइंस को के साथ नॉन कंप्लायंस कर रहा है या फिर नॉन अडेरेंस कर रहा है, तो उस केस में जो अग्रीव पर्सन है वो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और अपना डायरेक्ट कंप्लेन हाई कोर्ट के पास लेके आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट केस आया था सीमा लेप्चा वर्सेस स्टेट ऑफ सिक्किम एंड अदर्स 2013 का केस था, जिसमें कोर्ट ने, जब ये एक्ट आपका पास हो गया था, तो कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला था कि इसकी पब्लिसिटी करी जानी चाहिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, जो भी आपका विशाखा गाइडलाइन से दिया गया है, जिसके ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये एक्ट लेके आए थे। और कोर्ट ने ये भी बोला था कि इसकी जो पब्लिसिटी है ये दूरदर्शन चैनल पे आपका हर एक महीने में किए जानी चाहिए और हर किसी को ये पता होना चाहिए कि उनके पास ये राइट्स है अगर उनके साथ ऐसा कोई एक्ट उनके साथ हो रहा है। इसके बाद इन शॉर्ट आप और समझ लेते हैं कि ये बिल कब पास किया गया था, तो 2010 में आपका ये एक्ट का जो बिल है वो पास किया गया था। किसने पास इंट्रोड्यूस किया था? कृष्णा तीरथ, ये मिनिस्टर थी उस टाइम पर लोकसभा में, तो इन्होंने लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था 2010 में। 2013 में इस बिल को पास किया गया और इन 2013 एक और आपका सेक्शन भी आईपीसी में जोड़ा गया था, 354A, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में ही बताता है। बस वो जरूरी नहीं है कि आपका वर्क प्लेस पे होगा तो ही काउंट होगा, अगर इन जनरल कहीं और प्लेस पे भी आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उसकी डेफिनेशन और उसका पनिशमेंट इस सेक्शन में आपका बताया गया था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो ये इसका पूरा बैकग्राउंड था। अब आगे समझते हैं कि हमारा एक्ट अब क्या बात करता है। तो एक और चीज, इसमें जो आपका मैंने आपको बताया ना कि इंडियन पीनल कोड में आपका सेक्शन 354A जोड़ा गया था, तो जिसमें आपको बताया गया था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या क्या जो है किस किस चीजों को माना जाएगा। तो जैसे कि फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवर्चर्स, a demand or request for sexual favors, showing pornography against the will of a woman, and last one is making sexually colored remark। तो ये आपके कुछ चीजें थी जो बताई गई थी, आईपीसी में जोड़ी गई थी कि ये अगर किसी के साथ हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, किसी भी प्लेस पर अगर हो रहा है, तो इसको हम सेक्सुअल हैरेसमेंट कंसिडर करेंगे। और अगर ये शुरू की जो 3 चीजें हैं, इसके लिए पनिशमेंट बताई 3 रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, और इसके अलावा जो मेकिंग सेक्सुअली कलर रिमार्क था, इसकी इम्प्रिजन थी 1 year और फाइन, या फिर दोनों चीजें। इसके अलावा कुछ और भी हमारे प्रोविजंस हैं आईपीसी में जो इसी से रिलेटेड, जो वुमेन से रिलेटेड जो आपके क्राइम्स होते हैं उनके बारे में बात करता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट से ही जो आपके मैटर से रिलेटेड ही आपके डील करते हैं, जैसे कि सेक्शन 292, 293, 294 जो कि आपके ऑब्सीन कोई भी पब्लिकेशन हो रही है या फिर कोई वर्ड अटर कर रहा है, अटरेंस ऑफ ऑब्सीन वर्ड अगर कोई कर रहा है पब्लिक प्लेस पर वुमेन से रिलेटेड, तो उस केस में आपके ये कुछ सेक्शन थे। फिर 354 आपका ये असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स टू आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन, उसके बारे में बात करता है। फिर आपका 509 है। इसके अलावा आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 है, पॉक्सो एक्ट 2012। ये सारे कुछ एक्ट्स और कुछ प्रोविजंस हैं जो आपके इस एक्ट के अलावा जो है जो वुमेन से रिलेटेड आपके सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो केसेस होते हैं उसमें इसके बारे में एड्रेस किया गया है। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्ट। ये जो एक्ट है, ये आपको ध्यान हो जाए कि इस एक्ट का जो एक्सटेंट है, जो कि सेक्शन 1 में दे रखा है, ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है। तो अगर कहीं पहले ये ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, लेकिन अब ये ऑल ओवर इंडिया अप्लाई होता है, जैसे कि हमारा 2019 के अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप ये एक्ट पढ़ रहे हैं। तो आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी डेफिनेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले 2A आपकी क्या बात करता है, अग्री वुमेन के बारे में बता रहा है। अग्री वुमेन कौन मानी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये एक्ट बना ही आपके वुमेन के लिए ही है, और सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर किसी वुमेन के साथ हो रहा है तो ही यहाँ पे आपका ये एक्ट काम आएगा। और अग्री वुमेन जिसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है उसको किसको माना जाएगा, तो अगर वर्क प्लेस पे किसी के साथ हो रहा है तो वो किसी भी एज की हो सकती है, चाहे वो वहां पे एम्प्लॉयड हो चाहे ना पे हो। तो यानी अगर किसी वर्क प्लेस आपको आगे बताएंगे कि क्या होती है,
तो किसी भी वर्क प्लेस पे अगर कोई वुमेन है, चाहे वो वहाँ पे एम्प्लॉयड है चाहे ना पे है, यानी कि मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई क्लाइंट है जो वहाँ पे विजिट पे गया हुआ था, तो अगर उसके साथ भी अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, जो कि वहाँ का जो मेंबर है, जो रिस्पोंडेंट है, वो उस वर्क प्लेस पे ही काम करता है और उसने अगर किसी विजिटर वुमेन के साथ कुछ एक्ट करा है, तो वो भी यहाँ पे कवर होगा। तो इन रिलेशन टू वर्क प्लेस, वुमेन ऑफ एनी एज एम्प्लॉयड और नॉट, और इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस और हाउस एनी एज एम्प्लॉयड, यानी कि अगर ड्वेलिंग हाउस का मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे उनका घर हो गया है ना, तो वहां पे आपके जो काम, जो आपके हाउस हेल्पर्स होते हैं, तो वो जब तक एम्प्लॉयड नहीं होंगे तब तक वो ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो एम्प्लॉयड होना जरूरी है आपके घर में, और वो किसी भी एज के हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेकंड डेफिनेशन पे, 2B। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बात करती है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इट डिपेंड्स कि अगर यूनियन टेरिटरीज का केस है तो आपका स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा, अगर स्टेट से रिलेटेड केस है तो आपका स्टेट गवर्नमेंट आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। फिर एक चेयरमैन है, ये इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है आपका। सेक्शन 7(1) लोकल कंप्लेंट कमेटी के बारे में बात करता है, तो वहां पे उसका एक चेयरमैन होता है। तो जहां पे भी चेयरपर्सन का यूज किया गया है, वो आपका लोकल कंप्लेंट कमेटी के ही चेयरपर्सन की बात हो रही है। इसके बाद हम आते हैं 2E, आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि बात करती है डोमेस्टिक वर्कर्स के बारे में। ठीक है, तो डोमेस्टिक वर्कर्स कौन हो गए? जो आपके घर में काम करते हैं, है ना। तो जो भी घर में हाउस हेल्पर्स हैं, जो मेड्स होते हैं, वो लोग जो आपके घर पे काम करने आ रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पे होता है। तो डोमेस्टिक वर्कर्स हम किसको कंसिडर करेंगे? वुमेन एम्प्लॉयड टू हाउसहोल्ड वर्क फॉर रेन्यूमरेशन इन कैश और काइंड, यानी कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्री में काम कर रही है, उसको अगर आप रेन्यूमरेशन दे रहे हो किसी भी वे में, इन कैश और इन एनी अदर काइंड, तो आपका वो कंसिडर किया जाएगा डोमेस्टिक वर्कर्स में, चाहे वो डायरेक्टली आई हो या फिर थ्रू एजेंसी आई हो, ऑन टेम्पररी, परमानेंट, पार्ट टाइम और फुल टाइम बेसिस। बट यहाँ पे एक चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, वो है कि नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर की फैमिली का कोई मेंबर है जो घर के काम कर रहा है, तो फिर वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई भी वुमेन जो बाहर से आके यहाँ पे आपके घर में काम कर रही है किसी भी वे में, यानी कि क्या आपसे किसी भी वे में सैलरी ले रही है, या फिर आप मान लीजिए उसको उसकी पढ़ाई का ध्यान रख रहे हैं, आप उसको पढ़ा रहे हैं, या आप उसको किसी और वे में ध्यान रख रहे हैं, तो उस केस में आपका वो डोमेस्टिक वर्कर के डेफिनेशन में आ जाएगा। इसके बाद आते हैं सेक्शन 2F, आपकी बात करता है एम्प्लॉय के बारे में, जो कि बता रहा है इंक्लूड को-वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, प्रोबेशन, ट्रेनी, अप्रेंटिस, एडहॉक, टेम्पररी, रेगुलर और डेली वेजेस। तो एम्प्लॉय में आपका ये सारे लोग कवर हो जाते हैं। किसी भी वर्क प्लेस पे अगर कोई ट्रेनी भी है या इंटर्नशिप भी कर रहा है, तो भी वो वहां का एम्प्लॉय ही माना जाएगा। अब एम्प्लॉयर कौन होगा? तो 2G में बात करते हैं कि एम्प्लॉयर वो होगा जो कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो जो भी वहां का हेड होगा या फिर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट। अगर कोई प्राइवेट डिपार्टमेंट है तो वहां पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट। अगर कोई हाउस होल्ड है तो पर्सन हु एम्प्लॉयज और बेनिफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। तो जो जिसने एम्प्लॉयमेंट दिया होता है या फिर जिसको एम्प्लॉयमेंट से बेनिफिट मिल रहा होता है, वो आपका एम्प्लॉयर कहलाता है। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है 2H, जो कि बात करती है सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। सेक्सुअल हैरेसमेंट यहाँ पे कुछ डेफिनेशन में आपको कवर किया गया कि कौन कौन सी चीजें आपकी सेक्सुअल हैरेसमेंट में कवर होंगी। तो सबसे पहले फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांटेजेस, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल एक्ट, कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। तो अगर इन सारों में से कुछ भी अगर आपका कोई पर्सन रिस्पोंडेंट किसी वुमेन के साथ कर रहा है जो कि वर्क प्लेस पे काम कर रही है या फिर जो एम्प्लॉयड है आपके घर में, तो वो जो है इस एक्ट में कवर होगा। ठीक है, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। इसके बाद आते हैं वर्क प्लेस किसको बोलते हैं। तो 2I आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि वर्क प्लेस के बारे में बता रही है। क्या बताता है? एस्टेब्लिशमेंट अंडर गवर्नमेंट, एनी प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल या फिर नर्सरी होम, एनी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, कॉम्प्लेक्स, कंपटीशन एक्सेट्रा, ट्रैवलिंग ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ड्वेलिंग हाउस और प्लेसेस। तो जो भी ये सारी चीजें आपकी जो होंगी, प्लेसेस जो हैं वो आपकी वर्क प्लेस में काउंट की जाएंगी।
तो यानी कि अगर किसी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में हो तो भी वो वर्क प्लेस है। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में भी से भी रिलेटेड अगर कोई काम है, तो आप सपोज कहीं किसी कंपटीशन में गए हुए हैं जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया और वहां पे भी अगर आपके साथ एज अ पार्टिसिपेंट कोई कुछ करता है उसी डिपार्टमेंट का, तो उस केस में भी वो इस एक्ट के अंडर आपका माना जाएगा, और ये एक्ट आपका वो जो एक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट है उसको कवर करेगा। इसके बाद बात करते हैं 2P, आपकी बात करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या हो गया? वेयर वर्कर्स आर लेस देन 10 एम्प्लॉइज। तो जहां पे वर्कर्स लेस देन 10 एम्प्लॉइज होते हैं उनको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर मानते हैं। उसको हमने इसीलिए वर्क प्लेस पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि जब आप आगे पढ़ेंगे अभी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के बारे में कि हर एक वर्क प्लेस को इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनानी पड़ती है, तो उस केस में आपका अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ये नहीं बनानी पड़ती, क्योंकि ये एक बहुत ही छोटे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे 10 से भी कम एम्प्लॉइज हैं। तो वहां पे आपकी जो कंप्लेन होगी वो लोकल कमिटी के पास जाती है इंस्टेड ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपके डेफिनेशंस खत्म हो गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इन सारी डेफिनेशंस को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 हमारा बात करता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। देखिए, इन जनरल यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी तरीके का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा वो यहाँ पे कवर होगा, और उन सारे सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट जो है प्रिवेंशन आपको दिलाया जाएगा। लेकिन जो ऊपर हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपकी इंक्लूड होंगी सेक्सुअल हैरेसमेंट के ही डेफिनेशन में। तो वो क्या होंगी? जैसे कि इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। अगर कोई आपको ऐसा ऑफिस में आपकी प्रॉमिस कर रहा है, इम्प्लाइडली हो चाहे एक्सप्लिसिटली हो, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के लिए कि हम भैया आपके लिए मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट को ऊपर कर देंगे या फिर आपका काम जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की तरह आपको मतलब आपको जो है प्रॉमिस दे रहा है, जिसके किसके बदले में कि आप उसके लिए कुछ सेक्सुअल फेवर्स दोगे या फिर कुछ और चीजें करोगे, तो उस केस में भी आपका वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही कवर होगा। अगर कोई इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट भी दे रहा है, तो भी वो उसके अगेंस्ट आपको प्रिवेंशन यहाँ पे दिलाया जाएगा। इसके अलावा इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो वो भी आपका यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही कवर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इंटरफेरेंस विद वर्क और क्रिएटिंग इंटिमिडेटिंग ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। अगर आपकी किसी भी उसके एक्ट की वजह से आपके वर्क के साथ इंटरफेरेंस हो रहा है, या फिर जो वहां का एनवायरनमेंट है वो इंटिमिडेटिंग हो रहा है, या फिर ऑफेंसिव हो रहा है या हॉस्टाइल हो रहा है, तो वो भी आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट में ही कवर किया जाएगा। इसके अलावा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट अफेक्टिंग हेल्थ और सेफ्टी। तो ये सारी चीजें आपकी जो ऊपर डेफिनेशन दी थी सेक्सुअल हैरेसमेंट की, इसके अलावा इन एडिशन टू दोज थिंग यहाँ पे ये सारी चीजें भी उसमें इंक्लूडेड होंगी। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 हमने 3 तक पढ़ लिया है। अब हम आते हैं सेक्शन 4। यहाँ पे हमारा किस बारे में बात करता है? तो सेक्शन 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आपका बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के बारे में बात करता है। तो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी क्या है? ये एक कमिटी होती है जो कि हर एक एम्प्लॉयर को, जो हमने ऊपर एम्प्लॉयर की डेफिनेशन पढ़ी है, हर एक एम्प्लॉयर को अपनी जो भी वर्क प्लेस है, जिस वर्क प्लेस का वो एम्प्लॉयर है, उसको अपने वर्क प्लेस पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनानी होती है, जो कि जिसका काम क्या होता है कि अगर किसी वुमेन के साथ जो वहां उस वर्क प्लेस पे काम कर रही है, वो उसके साथ अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, तो वो अपनी कंप्लेंट इस कमिटी के पास लेकर आ सकती है, और उसके बाद ये कमिटी उस कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन करेगी, इंक्वायरी करेगी, और इंक्वायरी के बाद एक रिपोर्ट बनाएगी, और इस रिपोर्ट को कहाँ जाके सबमिट करेगी? जो एम्प्लॉयर है उसको वो रिपोर्ट देगी, और अकॉर्डिंगली जो भी एक्शन बनता है एम्प्लॉयर का, वो एक्शन एम्प्लॉयर उसके ऊपर ले सकता है। चाहे वो डायरेक्ट पुलिस को कंप्लेन कर सकता है, या फिर अगर उसके सर्विस रूल के अकॉर्डिंग भी अगर कोई एक्शन लिया जा सकता है, तो वो भी वो एक्शन ले सकता है। तो इसीलिए हर एक एम्प्लॉयर को जो कि वर्क प्लेस पर मतलब अपने वर्क प्लेस पर उसको एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट करना बहुत जरूरी है। वो उसके लिए मैंडेटरी है। बट हाँ, उन लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स है, जिनका जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, जैसे जहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो 10 से कम है ना, एम्प्लॉयज जो वहां के हैं वो 10 से कम है, तो उस केस में ये मैंडेटरी नहीं है। अदरवाइज अगर 10 से ज्यादा
मेंबर्स की अगर कोई कंपनी है या फिर कोई एम्प्लॉयर है, तो वहां पे आपको ये इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनाना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जब भी आपका कोई कंप्लेंट इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाया जाएगा, तो इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो कि कौन नॉमिनेट करता है, एम्प्लॉयर ही नॉमिनेट करता है। मेंबर्स, 3 मेंबर्स आपके, 3 तरीके के मेंबर्स यहाँ पे आपको रखने होते हैं। जैसे कि सबसे पहले एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, जो कि वुमेन होनी चाहिए सीनियर लेवल पे एट वर्क प्लेस। अगर वहां पे कोई सीनियर लेवल पे कोई वुमेन नहीं है, तो किसी और ऑफिस से भी आप अपॉइंट कर सकते हो। उसके बाद 2 मेंबर्स एटलीस्ट, या फिर 2 से ज्यादा मेंबर्स आपके किसी सोशल वर्क एक्सपीरियंस के होने चाहिए, या फिर लीगल नॉलेज के लिए होने चाहिए, जिनको लीगल नॉलेज है। और एक मेंबर आपका एटलीस्ट एनजीओ से होना चाहिए। तो ये 3 तरीके के जो मेंबर्स हैं, वो उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में आपके होंगे। इसके अलावा एक और कंडीशन है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हाफ ऑफ द मेंबर शुड बी वुमेन। तो आधे से ज्यादा लोग आपके वुमेन होने चाहिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर और अदर मेंबर्स का जो टर्म होगा वो कितना होगा, 3 इयर्स। तो जितने भी मेंबर्स आपके इसमें अपॉइंट किए जाएंगे, उनका टर्म ज्यादा से ज्यादा थ्री इयर्स तक ही होगा। ठीक है, उसके बाद नए लोग को अपॉइंट कर दिया जा सकता है, या फिर उन्हीं को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो भी एनजीओ यहाँ पे, जिस एनजीओ को यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है एज अ मेंबर, तो उसकी जो फीस होगी या अलाउंस होगा, वो कौन पे करेगा, एम्प्लॉयर ही पे करेगा। और अगर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर किसी तरीके का वायलेशन करता है सेक्शन 16 का, 16 अभी हम आगे पढ़ेंगे, और या फिर वो कन्विक्ट हो जाता है किसी केस में, या फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट चलने लगती है, या फिर अब्यूज करता है वो अपनी पोजीशन को, तो उस केस में उस पर्सन को, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो या फिर मेंबर हो, कोई भी अगर ऐसा कुछ करता है, तो उसको उसकी पोजीशन से रिमूव किया जा सकता है। तो ये आपका पूरा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बारे में जो है बताया जा रहा है, कि उसका कॉम्पोजिशन कैसे होता है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि अभी जैसे ये तो हमारी बात हो गई कि जब वर्क प्लेस पे, जहाँ पे एम्प्लॉयर अगर जो वर्क प्लेस पे अपने हैं, वहां पे आपका इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जा सकती है। लेकिन जहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हमारी बन नहीं सकती, जैसे जहां जिस वर्क प्लेस पे 10 से कम एम्प्लॉयज हैं, वहां पे, या फिर या फिर जहाँ पे मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वर्कर है, या फिर किसी तरीके का ऐसा वर्कर है, तो वो लोग तो, उस केस में तो कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी तो बनेगी नहीं। अब आपके घर में आपने किसी डोमेस्टिक वर्कर को रख रखा है, तो उस केस में वहां तो आप किसी क्या बोलते हैं, इंटरनल कमेटी को तो बना नहीं लोगे। तो उस केस में, या फिर जहां पे आपका जो कंप्लेंट है वो एम्प्लॉयर के ही अगेंस्ट है, तो उस केस में आपकी जो सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या करती है, हम आगे बात करते हैं। वो सबसे पहले तो एक नोटिफिकेशन निकालती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि कौन अपॉइंट करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। जैसा कि मैंने बताया, यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जो कि जनरली कौन होता है, वहां का डीएम या फिर एडिशनल डीएम, कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर। इन लोगों को एज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, जो कि इनसे रिलेटेड जो लोकल कमिटी का जो काम है बनाने का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो काम है, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को ही दिया जाता है। और उनके ही पास ये ड्यूटी होती है कि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन करें, और वहां पे जितने भी केसेस आ रहे हैं उनको देखें। तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, अब उनका काम क्या होता है, तो सेक्शन 6 में देखिए कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, वो एक लोकल कमिटी बनाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, अब लोकल कमिटी का उनका काम क्या होता है, टू रिसीव कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। किस केस में, जहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी इज नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड, है ना, यानी जहां पे 10 से कम एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि आपके घर में हो गए, या फिर कोई छोटा सा सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो उस केस में आपका इंटरनल कमिटी तो वहां बन नहीं सकती। तो वहां पे आपका क्या होगा, उस जगह पे अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है किसी वर्किंग वुमेन के साथ, तो वो अपनी कंप्लेंट कहाँ लेके जाएगी, लोकल कमिटी के पास लेके जाएगी। या फिर अगर जो कंप्लेंट है, जहाँ पे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी तो बनाई गई थी, लेकिन जो कंप्लेंट है वो एम्प्लॉयर के ही अगेंस्ट है, यानी मान लीजिए जो बॉस है उसी के अगेंस्ट आप कंप्लेंट लेके जा रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर वो कंप्लेंट तो आपकी ठीक से देखी नहीं जाएगी। तो उस केस में आप अपनी कंप्लेंट कहाँ फाइल कर सकते हो, लोकल कमिटी के पास अपनी कंप्लेंट लेके जा सकते हो। लेकिन लोकल कंप्लेंट जो कमिटी है, लोकल कमिटी है, इसके पास डायरेक्ट आपकी कंप्लेंट नहीं जाती है। इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो क्या करता है, एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करता है
हर एक रूरल एरिया पे और अर्बन एरिया पे, रूरल एरिया में जैसे एवरी ब्लॉक, तालुका और तहसील में, और अर्बन एरिया में हर एक वार्ड में और म्युनिसिपैलिटी में एक नोडल ऑफिसर को वो अपॉइंट करता है, जिसका काम होता है उस कंप्लेंट को रिसीव करना। ठीक है, इसका काम होगा उस कंप्लेंट को रिसीव करना, जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस आ रहा है, क्योंकि हर एक, ताकि हर कोई वहां पे अप्रोच कर सके ना, तो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट करता है हर एक रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में। अकॉर्डिंगली ब्लॉक, तालुका और तहसील और वार्ड और म्युनिसिपैलिटी में इनका काम होगा कंप्लेंट को रिसीव करना, और उसके बाद उस कंप्लेंट को विद इन 7 डेज उस कंप्लेंट को कहाँ फॉरवर्ड कर देना? लोकल कमेटी के पास फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, तो जब आपकी नॉर्मल आप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में फाइल करते हो तो आप डायरेक्ट जाके इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में फाइल कर सकते हो, लेकिन अगर लोकल कमेटी में आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है तो आप जो नोडल ऑफिसर है, जो अपॉइंट किया गया है किसने, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने, उसके पास आप अपनी कंप्लेंट लेके जाओगे, और उसकी ड्यूटी होगी कि आपकी कंप्लेंट को 7 दिन के अंदर फॉरवर्ड कर दे लोकल कमेटी के पास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लोकल कमेटी में कौन कौन होता है। ठीक है, तो लोकल कमेटी का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, हमने इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का जैसे पढ़ा था, वैसे ही लोकल कंप्लेंट कमेटी का था, उसमें हमने 3 लोगों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे 4 लोग होते हैं, 4 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है वो अपॉइंट करता है आपका लोकल कमेटी, हमने ऊपर पढ़ लिया है। वो नॉमिनेट करता है इसमें मेंबर्स को, जैसे कि सबसे पहला तो चेयरपर्सन होगा, उसमें कौन था? उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, यहाँ पे चेयरपर्सन होता है। और वो चेयरपर्सन कौन होना चाहिए? आपका ये आपका इन फील्ड ऑफ कोई भी पर्सन जो कि एक्सपीरियंस है इन फील्ड ऑफ सोशल वर्क या फिर कमिटेड टू कॉज ऑफ वुमेन, ये आपका चेयरपर्सन होगा। सेकंड क्या होगा? एक मेंबर आपका एटलीस्ट वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड और म्युनिसिपैलिटी, ये होनी चाहिए। थर्डली 2 मेंबर्स एटलीस्ट आपके एनजीओ के होने चाहिए। और फोर्थली आपका एक मेंबर जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, ऑफिसर डीलिंग विद सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपके 4 तरीके के मेंबर्स हैं जो कि आपके लोकल कमिटी में नॉमिनेट करे जाते हैं। कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आपका नॉमिनेट करता है। इसमें आपका एक और कंडीशन है, सॉरी ये मैंने बीच में लिख दिया। एक तो आपकी ये कंडीशन है कि इसमें जो भी आपके मेंबर्स होंगे, हाफ ऑफ द मेंबर शुड बी वुमेन एंड एटलीस्ट 1 मेंबर शुड हैव लीगल नॉलेज। ठीक है, ये सारे मेंबर्स में से एटलीस्ट 1 मेंबर शुड हैव लीगल नॉलेज एंड एटलीस्ट 1 मेंबर टू बी एसटी, एससी और ओबीसी कमिटी। ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। ये लोग जो हैं आपके मेंबर्स होते हैं लोकल कमिटी में। लोकल कमिटी का भी टर्म जो कितना होता है? 3 इयर्स के लिए होता है। हर 3 साल बाद आपके जो मेंबर्स हैं उनको दोबारा से अपॉइंट किया जाता है। और इसका जो चेयरपर्सन और मेंबर्स, अगर वही सेम चीज जैसे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में हमने पढ़ा था कि अगर सेक्शन 16 के साथ वायलेशन करती है या फिर कन्विक्टेड होती है या प्रोसीडिंग पेंडिंग है उसके अगेंस्ट किसी भी केस में, या फिर गिल्टी इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग और अब्यूज ऑफ पोजीशन, तो उस केस में उसको क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है। तो ये हमारा लोकल कमिटी के बारे में पूरा केस आता है। तो हमने 2 तरीके की यहाँ पे कमिटीज पढ़ी हैं जो यहाँ पे आपकी इस एक्ट में बताई गई है। पहली होगी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, दूसरी होगी लोकल कमिटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आपकी कहाँ आती है? किसी भी उस वर्क प्लेस पे कौन अपॉइंट करता है? एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है। बस कंडीशन क्या है? वो वर्क प्लेस जो होनी चाहिए वहां पे एटलीस्ट 10 से ज्यादा लोग होने चाहिए। अगर 10 से कम है तो वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं बनाई जा सकती। जहां पे भी 10 से ज्यादा मेंबर्स हैं जिस भी वर्क प्लेस पे, वहां के एम्प्लॉयर के ऊपर ये मैंडेट है कि उसको वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी। कोई भी कंप्लेन अगर किसी को फाइल करनी है तो वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास अपनी जो कंप्लेन है वो फाइल करेगा। और वैसे ही दूसरे केस में जहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी नहीं है या फिर आपका जो केस है वो एम्प्लॉयर के ही अगेंस्ट है, उस केस में आपका किसके पास आप केस लेके जा सकते हो? लोकल कमेटी के पास लेके जा सकते हो। लोकल कमेटी कौन बनाता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाता है। जैसे वहां पे एम्प्लॉयर बनाता है वैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाता है। और जो आपका लोकल कंप्लेंट होगी उस केस में आप केस पहले अपना केस कहाँ लेके जाओगे? नोडल ऑफिसर के पास लेके जाओगे जो कि हर एक आपके एरिया में अपॉइंट किया गया होगा। वो नोडल ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि 7 दिन के अंदर आपकी जो कंप्लेंट है उसको फॉरवर्ड करे लोकल कमेटी के पास, और लोकल कमेटी उसके बाद उसके ऊपर जो है इंक्वायरी करती है। ठीक है, तो यहां तक आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि आपकी कंप्लेंट फाइल कैसे होती है। इसके बाद हम समझते हैं कि जो आपकी कंप्लेन आप फाइल करते हो वो किसको, हमने अभी ऊपर पढ़ ही लिया है कि क्या क्या होता है। तो हमने आपको बताया ना कि आप कंप्लेंट सेक्शन 9, अब हम आ गए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो कहाँ पे आप फाइल करते हो?
इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में या फिर लोकल कमेटी में। अब आपका यहाँ पे ड्यूरेशन बताई गई है, लिमिटेशन मतलब टाइम पीरियड जो है आपका जिसके अंदर आप अपना जो केस है वो फाइल कर सकते हो। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पे कितना दे रखा है, वो है आपका 3 मंथ। ठीक है, 3 महीने, जिस दिन भी आपके साथ कोई भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसकी 3 महीने के अंदर आपको इन दोनों कमिटीज में आपको अपनी जाके कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अगर सीरीज ऑफ इंसिडेंट है तो जो भी आपका लास्ट इंसिडेंट हुआ होगा उसके 3 मंथ्स के अंदर आपको अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होगी। और अगर आपने 3 महीने के अंदर अपनी कंप्लेंट फाइल नहीं करी तो उस केस में लोकल कंप्लेंट कमेटी या फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अकॉर्डिंग अगर सेटिस्फाई हो जाती है कि आपके पास रीजनेबल ग्राउंड थे कि आप 3 महीने के अंदर नहीं फाइल कर पाए, तो उस केस में वो आपका अगले फर्दर 3 मंथ्स के लिए जो है आपके जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड भी कर सकती है ताकि आप अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सके। अगर किसी वजह से मान लीजिए जो आपका कंप्लेंट है वो अग्रीव वुमेन खुद से जाके नहीं फाइल कर पाती है, क्योंकि जनरली कौन होता है आपकी कंप्लेंट जो होगी वो कौन फाइल करेगा, आपका वुमेन ही फाइल कर सकती है। लेकिन अब यहाँ पे तो वो फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से या फिर मेडिकल इनकेपेबिलिटी की वजह से या फिर डेथ की वजह से फाइल नहीं कर पाती है खुद से, तो उस केस में उसके जो लीगल एयर्स होंगे वो उसकी कंप्लेंट जाके फाइल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे पढ़ते हैं कि कंसीलिएशन का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है, यानी सेटलमेंट का भी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर आप अपनी कंप्लेंट जाके लोकल कमेटी या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में फाइल करते हो, लेकिन अग्रीव जो वुमेन है वो रिक्वेस्ट करती है कि भाई हमको यहाँ पे सेटलमेंट चाहिए, तो उस केस में आपका सेटलमेंट भी कराया जा सकता है इंक्वायरी करने से पहले। ठीक है, बिना इंक्वायरी के आपका सेटलमेंट भी कराया जा सकता है, लेकिन बस उस केस में आपका सेटलमेंट के दौरान आपका मॉनिटरी सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। तो नो मॉनिटरी सेटलमेंट एज बेसिस ऑफ कंसीलिएशन। तो इसके अलावा अगर कोई और सेटलमेंट करना है तो ठीक है, लेकिन मॉनिटरी सेटलमेंट यहाँ पे नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो ये कंसीलिएशन किसके रिक्वेस्ट पे होएगा, हमेशा अग्री वुमेन की रिक्वेस्ट पे ही कराया जा सकता है। ऐसा नहीं कि रिस्पोंडेंट लेके आएगा तो आप कंसीलिएशन करा लोगे, नहीं, सिर्फ अग्री वुमेन कराएगी तो ही आपका कंसीलिएशन होगा। इसके बाद सेक्शन 11 हमारा बात करता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। तो देखिए यहाँ पे एक बार कंसिलिएशन हो गया आपका खत्म, तो उसके बाद अब हमारी इंक्वायरी भी तो करनी है। अब कंप्लेंट आपने किसको की थी, लोकल कमेटी और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के बाद आपने अपनी जो है कंप्लेंट फाइल करी थी। अगर आप मान लीजिए उसमें इंक्वायरी नहीं कराना चाहते थे तो आपने क्या किया, बोला कि हमारा सेटलमेंट करा दो। ठीक है, लेकिन अगर आपने सेटलमेंट के लिए नहीं बोला या फिर मान लीजिए आपका सेटलमेंट आपने जो कराया था वो उसको रिस्पोंडेंट ठीक से फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर जो भी मनी आपको दिलवाया, जो भी क्या बोलते हैं रिलीफ आपको दिलवाया गया था उसको जो रिस्पोंडेंट है फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या नेक्स्ट स्टेप होता है कि इंक्वायरी ही आपकी करी जाती है। तो एक बार कंप्लेंट फाइल हो गई तो अब आपकी क्या स्टार्ट होगी, इंक्वायरी स्टार्ट होगी। इंक्वायरी कौन करेगा, लोकल कंप्लेंट कमेटी करती है, इसका काम क्या था, इंक्वायरी करेगी। अगर एम्प्लॉय वाला केस है, यानी कि आपका डोमेस्टिक वर्कर वाला केस नहीं है, आप किसी वर्क प्लेस की एम्प्लॉय हो, तो उस केस में जो लोकल इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो क्या करती है, या तो आपका जो है इंक्वायरी करेगी सर्विस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक वर्क प्लेस पे उसके एक सर्विस रूल होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो है इंक्वायरी करती है। अगर मान लीजिए कोई सर्विस रूल है नहीं वहां पे, इफ नो सर्विस रूल, तो उस केस में क्या होगा, आपका मैनर प्रिस्क्राइब्ड जो आपके जो इस एक्ट का जो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट रूल्स जो दे रखे हैं आपके 2013 के, उसके अकॉर्डिंग जो है किसी और मैनर में भी जो वहां पे आपका मैनर प्रिस्क्राइब्ड है उस मैनर में भी आपकी इंक्वायरी की जा सकती है। ठीक है, तो जो भी इंक्वायरी में उसमें निकल के आता है उसके अकॉर्डिंगली वो आगे स्टेप लेगी। लेकिन अगर किसी केस में अगर आपका जो कंप्लेंट है वो डोमेस्टिक वर्कर से रिलेटेड है, तो उस केस में जो आपकी इंक्वायरी की जाएगी डोमेस्टिक वर्कर से रिलेटेड, अगर जो आपकी लोकल कमेटी, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर का केस कहाँ जाएगा, लोकल कमेटी के ही पास जाएगा, क्योंकि वहां तो कोई इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है नहीं। तो जो डोमेस्टिक वर्कर का कंप्लेंट होगी, अगर कमिटी को लगता है कि यहाँ पे प्राइमा फेसाई केस आपका दिख रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उस केस में वो डायरेक्टली क्या करेगी, आपकी जो कंप्लेंट है पुलिस को फॉरवर्ड कर देगी विद इन 7 डेज। जैसे ही उसके पास कंप्लेन आती है तो विद इन 7 डेज वो आपकी कंप्लेन को कहाँ कर देगी, फॉरवर्ड कर देगी, और आपका जो केस है रजिस्टर करने के लिए बोलेगी सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी में या फिर किसी और प्रोविजन में जो कि
जो है सही लगता है उस टाइम पे, या फिर किसी और आईपीसी के किसी और प्रोविजन में, या फिर किसी और अदर लॉ के प्रोविजन में भी आपका जो केस है रजिस्टर करवाया जा सकता है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है कि जैसे ही आप कंप्लेन फाइल करते हो उसकी इंक्वायरी पहले कराई जाती है। अगर इंक्वायरी आपकी लोकल कंप्लेन कमेटी और इंटरनल कंप्लेन कमेटी, अगर एम्प्लॉयर से रिलेटेड केस है, एम्प्लॉय से रिलेटेड केस है, तो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग इंक्वायरी की जाती है, और अगर सर्विस रूल नहीं है तो पॉश के रूल्स के अकॉर्डिंग इंक्वायरी की जाती है। अगर डोमेस्टिक वर्कर्स के रिलेटेड रूल है, तो अगर लोकल कमेटी को प्रेमा फसाई केस दिखता है तो वो केस आपका पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया जाता है डायरेक्ट विद इन 7 डेज, और उसके बाद वो केस आपका 509 ऑफ आईपीसी में रजिस्टर करवाया जाता है, या फिर किसी और प्रोविजन के अंडर भी वो रजिस्टर करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है जो इंक्वायरी के बाद आपकी कंप्लेंट फाइल करने के बाद किया जाता है। तो अब इसके आगे क्या प्रोसीजर है, तो देखिए जब तक आपकी इंक्वायरी आपकी चल रही होती है, जब तक इंक्वायरी आपकी वहां पे जो इंटरनल कमिटी है और लोकल कमिटी है, जब तक वो इंक्वायरी कर रही है, तो उस दौरान भी तो कुछ एक्शन वो लेगी ना। तो क्योंकि रिस्पोंडेंट और जो आपका अग्रीव वुमेन है एक ही जगह काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे तो वो काम ही नहीं कर पाएगी जब तक इंक्वायरी चल रही है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर अग्रीव वुमेन रिक्वेस्ट करती है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, तो लोकल कमिटी जो है वो एम्प्लॉयर को क्या रिकमेंड कर सकती है, या फिर इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो है वो एम्प्लॉयर को क्या रिकमेंड कर सकती है कि जो भी अग्रीव पर्सन है या फिर रिस्पोंडेंट है, उनका या तो ट्रांसफर करा दिया जाए अलग अलग जगह पे, या फिर उनको जो अग्रीव पर्सन अग्रीव वुमेन है उसको 3 महीने तक की लीव जो है वो दे दी जाए। ये जो लीव आपको दी जाती है, ये लीव उन सारे अदर जो लीव आपको दी जा रही हैं जो आपके ऑलरेडी ऑफिस में मिलती है, जैसे कि एनुअल लीव हो गई या फिर आपकी कोई और रिस्ट्रिक्टिव हॉलिडे है, तो उन सबको छोड़ के उन सबके एडिशन में जो है आपको लीव ग्रांट कराई जा सकती है इन 3 मंथ्स तक की। और इसके अलावा कोई और रिलीफ भी अगर उनको सही लगता है तो वो भी दिलवाया जा सकता है। ये कब की बात हो रही है? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी। ठीक है, अब मान लीजिए अब आपकी इंक्वायरी आपकी खत्म हो चुकी है, तो इंक्वायरी खत्म होने के बाद का प्रोसीजर क्या है? तो अभी तक आपने कंप्लेंट फाइल कर ली, कंप्लेंट फाइल हो जाने के बाद आपने सेटलमेंट के लिए डाला, तो सेटलमेंट हुआ। अगर आपने सेटलमेंट के लिए नहीं डाला, या फिर सेटलमेंट में जो हुआ था वो अगर ठीक से फॉलो नहीं हुआ, तो आपकी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी गई। इंक्वायरी जब स्टार्ट कर दी गई, तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी आपके साथ कुछ और आपके एक्शन भी लिए जा सकते हैं। अब आपकी इंक्वायरी जो है खत्म हो गई है, तो सेक्शन 13 पे हम आ गए। इंक्वायरी जब आपकी खत्म हो जाती है तो इंक्वायरी रिपोर्ट फाइल की जाती है। तो लोकल कमिटी और इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो एम्प्लॉयर ने और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने बनाई थी, है ना, वो क्या करेंगे, जो भी उन्होंने इंक्वायरी खत्म करी होगी उसकी जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करेंगे? एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। यानी कि इंटरनल कमिटी जो है एम्प्लॉयर को सबमिट करेगी, और लोकल कमिटी है तो वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को अपनी कंप्लेंट को सबमिट करेगी। कितने दिन में? विद इन 10 डेज। विद इन 10 डेज जो है आपकी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जानी चाहिए। जब भी आपकी कंप्लीट हो रही है, जैसे ही आपकी इंक्वायरी खत्म हुई तो विद इन 10 डेज आपकी वो रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको? एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। वेयर ये जो आपकी लोकल कमिटी थी और इंटरनल कंप्लेंट कमिटी थी, जब उसने इंक्वायरी करी तो अगर उसके रिपोर्ट में उसने जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये आया कि जो एलिगेशन लगाए गए थे वो प्रूफ नहीं हो रहे हैं रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट, तो उस केस में वो अपनी रिपोर्ट में क्या रेकमेंड करेगी एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को? कि कोई भी एक्शन ना लिया जाए, टू नॉट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट। लेकिन अगर वो इस कंक्लूजन पे आती है अपनी रिपोर्ट में कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो प्रूफ हो रहे हैं, तो उस केस में वो रेकमेंड क्या करेगी एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को? कि एक्शन लिया जाए। किसके अकॉर्डिंग? सर्विस रूल के अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाए। और अगर किसी केस में सर्विस रूल्स है ही नहीं वहां पे, तो उस केस में उस मैनर में लिया जाए जो कि प्रिस्क्राइब किए गए हैं किसमें? जो आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के रूल्स में दे रखा है। ठीक है, इसके एक रूल्स भी होते हैं, ये एक्ट है ना, इसका रूल्स भी हैं आपके 2013 के। तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी मैनर प्रिस्क्राइब किया गया है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाए, और इसके साथ ही साथ जो भी रिस्पोंडेंट की सैलरी है उसमें से डिडक्शन किया जाए, या फिर जो उसके वेजेस हैं उसमें से डिडक्शन किया जाए अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये अपने रिपोर्ट में वो जो है अपना रेकमेंड कर सकती है जब भी वो इंक्वायरी खत्म करेगी। और जब ये रिकमेंडेशन रिपोर्ट जो है वो उसके पास आ जाएगी एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, तो इनका काम क्या है कि जो भी रेकमेंड उनको उसमें किया गया है, यानी कि एक्शन लेने के लिए या फिर सैलरी डिडक्ट करने के लिए या फिर कोई एक्शन ना लेने के लिए, तो इसका जो भी फाइनलाइजेशन होगा उसको कितने दिन में करना होगा? 60 डेज के अंदर फाइनलाइज करना होगा, जैसे ही इनको ये रिपोर्ट मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका
पूरा जो प्रोसीजर है वो खत्म हो जाता है कि आपका कैसे एक केस फाइल होगा, कैसे उस पे इंक्वायरी होगी और कैसे उसकी रिपोर्ट सबमिट करी जाएगी, और रिपोर्ट सबमिट करने के बाद विद इन 60 डेज आपका एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उस रिकमेंडेशन पे अपना एक्शन ले लेगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है आपका इसमें। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये जो केस फाइल करा गया था, जो कंप्लेंट फाइल करी थी अग्रीव पर्सन ने, वो किसी फॉल्स या मलिशियस कंप्लेंट फाइल कर दी है, या फिर इंक्वायरी के दौरान उसने कोई फॉल्स एविडेंस सबमिट कर दिया कोई फैब्रिकेट करने के लिए किसी और पर्सन को, तो उस केस में जो लोकल कमिटी है और इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, जब उसने इंक्वायरी करी और उसको ये समझ में आया कि यहाँ पे तो गलत तरीके से कंप्लेंट फाइल करी गई थी, या फिर जो अग्रीव पर्सन है उसने फॉल्स एविडेंस मुझे दिए हैं, तो वो जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी तो उसमें वो ये भी रेकमेंड कर सकती है इस केस में, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन के केस में, मेलिशियस कंप्लेंट के केस में, कि एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि वो एक्शन ले अगेंस्ट द वुमेन और द पर्सन हु हैज मेड द कंप्लेंट। और ये जो एक्शन होगा वो सर्विस रूल के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है कि अगर आप गलत तरीके से कर रहे हो कंप्लेंट फाइल, तो आपका कैसे आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो जो भी सर्विस रूल है, और सर्विस रूल अगर नहीं है तो इस एक्ट के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इसमें आपका एक्सेप्शन है कि mere inability to substantiate complaint or provide adequate proof will not attract action under this section। तो अगर अगर आप सिर्फ इस वजह से आपका जो केस है वो प्रूफ नहीं हो पाया क्योंकि आप ठीक से अपने एविडेंसेस नहीं दे पाए थे या फिर अपनी कंप्लेंट को ठीक से प्रूफ नहीं कर पाए हो, तो ये आपका कोई माना नहीं जाएगा कि ये आपने फॉल्स केस फाइल किया गया था। इसके लिए प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए कि आपने फॉल्स केस फाइल किया था, तभी ऐसा कुछ रिकमेंड किया जाएगा। नेक्स्ट अब इसका सेक्शन आपका कौन सा आता है, सेक्शन 15, जो कि बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे अगर किसी तरीके का कॉम्पनसेशन अगर आपको दिलाया जाता है तो उसको डिटरमाइन कैसे किया जाता है, तो देखा जाएगा कि मेंटल ट्रॉमा और पेन सफरिंग कितनी हुई है, या लॉस इन करियर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, मेडिकल एक्सपेंसेस इन फिजिकल साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, इनकम, फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ रिस्पोंडेंट और पेमेंट इन लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो है आपको कंपनसेशन दिलाया जाएगा, इसको देखते हुए आपका कंपनसेशन डिसाइड किया जाएगा। अब नेक्स्ट सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर कोई इंटरनल कंप्लेंट कमिटी या फिर लोकल कंप्लेंट कमिटी का प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर चेयरपर्सन या फिर कोई भी मेंबर अगर सेक्शन 16 का वायलेशन करता है तो उस केस में उसको रिमूव तक किया जा सकता है। तो सेक्शन 16 हमारी बात क्या करता है, तो सेक्शन 16 हमारी बात करता है कि इस एक्ट के अंदर जो भी इंक्वायरी होगी, जो भी कंप्लेन फाइल की जाएगी, कौन फाइल करेगा, जो विक्टिम होगा या रिस्पोंडेंट होगा या जो भी विटनेसेस होंगे, उन उनसे रिलेटेड और जो भी प्रोसीडिंग यहाँ पे की गई और या फिर कोई भी सेटलमेंट किया गया या फिर जो भी रिकमेंडेशन कमिटीज ने एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दिए, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक नहीं की जा सकती। और इसी के ऊपर कोई भी आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है हमारा है आरटीआई एक्ट, वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है कि आप ये बोल दो कि भाई आरटीआई के अंदर तो हमें सारी इंफॉर्मेशन जानने का हक है। तो नहीं, अगर ऐसा कोई केस है तो उस केस में आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ये किस लिए करा गया है, ताकि विक्टिम की जो आइडेंटिटी है उसको हम जो है बचा सकें, और आप ऐसा ना करो कि उसका पूरे पूरे हर किसी को पता चल रहा है कि कौन कंप्लेन था, किसने क्या कंप्लेन फाइल की थी, क्योंकि इससे क्या होगा कि उसकी जो आगे की करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी उस पर इफेक्ट आ सकता है। इसीलिए यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन जो है एक्ट को की एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं करी गई है। हाँ, लेकिन अगर किसी को किसी तरीके का जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसके बारे में आप बता सकते हो कि हाँ भाई ऐसा कुछ केस आया था जिसमें जस्टिस हमने प्रिवेल किया है, यहाँ पे जस्टिस मिला है। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कोई भी विक्टिम की आइडेंटिटी या फिर रिस्पोंडेंट की आइडेंटिटी या फिर किसी भी जो विटनेस है उसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है, सेक्शन 16, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 17, जो कि बात करता है पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग नोन कंटेंट ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी। तो अगर बेसिकली इसका जो मना किया गया था कि इसको कोई भी पब्लिक नहीं करेगा, इसका कोई वायलेशन करता है, ठीक है, अगर इसका कोई भी वायलेशन हो रहा है तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल। अब अगर कोई भी पर्सन
मान लीजिए लोकल कंप्लेंट कमेटी या इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के रिकमेंडेशन से खुश नहीं है या उसके अगेंस्ट है, या फिर उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने और या जो एम्प्लॉयर है उसने जो एक्शन लिया उससे नाखुश है, तो उस केस में वो अपील भी फाइल कर सकता है। तो अपील कहाँ फाइल होती है इन जनरली? कोर्ट में या फिर ट्राइब्यूनल में। ऐसा केस में भी आप कोर्ट या ट्राइब्यूनल में जाके अपनी अपील को फाइल कर सकते हो। कितने टाइम लिमिट में? 90 डेज के अंदर। तो जब भी फाइनल डिसीजन आएगा या जिस दिन भी वो रिकमेंडेशन दिया गया या फिर जिस दिन भी इंक्वायरी की गई, उसके 90 डेज में आपको क्या करना होगा? अपना अपील आप जाके फाइल कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपका इसमें सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन 19। सेक्शन 19 आपकी बात करता है ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स के बारे में। ये आप अपने उससे पढ़ सकते हैं अपने वेयर एक्ट में। बहुत सारी ड्यूटीज दे रखी, मैंने यहाँ पे कुछ ड्यूटीज आपको पॉइंट आउट कर दी हैं जो एम्प्लॉयर की ड्यूटीज होती हैं। जैसे कि जो भी वर्क प्लेस है उसको सेफ वर्क एनवायरनमेंट बनाने का ड्यूटी है उनका। ऑर्गेनाइज वर्कशॉप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, कि आप बताओ कि भाई ऐसी राइट्स भी आपके पास हैं और आपको कैसे बिहेव करना है इन ऑफिस। प्रोवाइड फैसिलिटीज टू लोकल कमिटी और इंटरनल कंप्लेंट कमिटी फॉर डीलिंग विद कंप्लेंट्स और कंडक्टिंग इंक्वायरी। Provide assistance to women if she choose to file complaint under IPC or other law, और treat sexual harassment as misconduct under service rule। और इसके अलावा भी कुछ और जो ड्यूटीज हैं वो आपकी एम्प्लॉयर की आपके सेक्शन 19 में दे रखी हैं। आप इसको एक बार बैरक से अपना रीड कर सकते हो। सेक्शन 20 आपकी बात करता है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जिसके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की क्या ड्यूटी है? तो मॉनिटर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द इंटरनल लोकल कमिटी, और उसके बाद टेक सच मेजर्स फॉर एंगेजिंग एनजीओज फॉर क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस ऑन सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड राइट ऑफ वुमेन। तो ये आपकी ड्यूटी आपकी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बारे में दे रखी है। तो इन दोनों सेक्शंस में आपकी ड्यूटीज बताई हुई है। उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो आपके सेक्शंस, लास्ट के कुछ सेक्शंस बचे। सेक्शन 23 आपकी क्या बात करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेन डिटेल्स। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मैंने आपको बताई है कि इनका काम होता है कि इम्प्लीमेंटेशन कराना या फिर जो भी डिटेल्स है उनको मेंटेन करना। तो उस केस में अगर यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट। वैसे ही आपका इन दोनों का ही ड्यूटी आपका पब्लिसिटी करने का भी है कि जो भी आपका ये एक्ट बनाया गया है इसमें जो भी राइट्स देंगे उनकी पब्लिसिटी भी आप करो, क्योंकि जब तक आप पब्लिसाइज नहीं करोगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनके पास ऐसे भी कुछ राइट्स है। ठीक है, तो इसीलिए ये इनका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटी है यहाँ पे। इसके बाद आते हैं सेक्शन 26 में पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बोला गया है कि हर एक एम्प्लॉयर को अपने जो वर्क प्लेस है उस पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को बनाना ही बनाना पड़ेगा, लेकिन वो जो एम्प्लॉयर है वो फेल कर जाता है या तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को बनाने में या फिर एक्शन लेने में सेक्शन 13, 14 और 22 के अंडर, या फिर करता है कॉन्ट्रवीन करता है या अटेम्प्ट और अबेट टू कॉन्ट्रवीन दिस एक्ट। तो उस केस में किसी भी प्रोविजन के साथ, तो उस केस में उसको पेनल्टी कितनी तक लगाई जा सकती है? 50,000 तक की फाइन जो है उसको लगाया जा सकता है। और अगर वही सेम जो एक्ट है वो दोबारा करता है तो उस केस में उसको जो है ट्वाइस पनिशमेंट दिया जाता है, यानी कि जो भी 50,000 यहाँ पे लगाया गया था, जितना भी लगाया था उसका डबल पनिशमेंट आपको दिलाया जा सकता है, या फिर हायर पनिशमेंट इन एनी अदर लॉ। और इसके अलावा इसी के साथ साथ उसका लाइसेंस भी रिवोक कराया जा सकता है। जो भी एम्प्लॉयर है उसका लाइसेंस को भी रिवोक कराया जा सकता है। ये कब की बात हो रही है? जब वो इन सारी चीजों को वायलेट करता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेक्शन 27। सेक्शन 27 आपकी बात करता है कॉग्निजेंस के बारे में, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट। तो इस एक्ट के अंदर जितने भी ऑफेंसेस की बात हो रही है, ठीक है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे ही आपके जो एक्ट ऑफेंसेस है, इसकी कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ या तो अग्री वुमेन फाइल करेगी या फिर लोकल कमिटी या फिर इंटरनल कंप्लेंट कमिटी ही आपकी कंप्लेंट को फाइल कर सकती है। इसके अलावा कोई और आपकी कंप्लेंट को नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तो और दूसरी चीज क्या है कि कंप्लेंट आप कहाँ फाइल कर सकते हो? कोर्ट में फाइल कर सकते हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी जैसा भी केस होगा, जैसे कि आपका अगर कोई केस फाइल करना है जाके, तो उसमें कौन असिस्ट करेगा? लोकल कंप्लेंट कमेटी और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, या फिर अग्री वुमेन डायरेक्ट भी जाके कोर्ट में फाइल कर सकती है। और अगर ऐसा कोई केस फाइल कर रहे हैं तो कोर्ट कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी होगी? नॉट इंफीरियर टू
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। और जो भी ऑफेंसेस यहाँ पे आपके बताए गए हैं वो सारे ही आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, यानी कि बिना किसी वारंट के आपको यहाँ पे अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, वारंट के साथ ही आपको अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी रिस्पोंडेंट ऐसा कोई एक्ट करता है और उसके अगेंस्ट अगर कंप्लेन जाती है तो वारंट जब तक उसके अगेंस्ट ग्रांट नहीं किया, इशू नहीं किया जाएगा, तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात कर रहा है। इसके अलावा लास्ट के जो दो सेक्शंस हैं वो ड्यू पावर्स बताते हैं आपकी, रूल मेकिंग पावर और रिमूव डिफिकल्टीज, ये दोनों ही पावर आपकी किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्या क्या प्रोसीजर हमारा फॉलो किया जाता है कि जब अगर किसी भी वर्क प्लेस पे किसी भी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो कैसे वो कंप्लेंट फाइल करेगी, किसके पास लेके जाएगी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और लोकल कमेटी के पास, फिर उसके बाद लोकल कमेटी कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी करने के बाद वो कैसे रिपोर्ट फाइल करेगा जिसमें वो रिकमेंडेशन देगा अकॉर्डिंगली, और वो रिकमेंडेशन कहाँ जाएंगे, एम्प्लॉयर या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कौन भेजेगा, लोकल कमेटी, या फिर एम्प्लॉयर है तो उस केस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो है वहां पे आपको अपना रिपोर्ट जो है फाइनल रिकमेंडेशन के साथ सबमिट करेगी, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और एम्प्लॉयर जो है विद इन 60 डेज उस पर एक्शन लेगा। और वो एक्शन कोई भी एक्शन हो सकता है, जो भी रिकमेंडेशन दिया गया है, या फिर मान लीजिए वो अगला जो केस है वो आगे जाके फाइल कर सकता है किसी भी पुलिस में जाके फाइल कर सकता है और कोर्ट में जाके फाइल कर सकता है, और उसके बाद आपका केस जो है अकॉर्डिंगली जो है आपका देखा जाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर आपका यहाँ पे बताया गया है वर्क प्लेस से रिलेटेड, अगर आपका कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। और वैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो सेक्शन 354A आपका आईपीसी में दे रखा है वो आपका बात करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में, जहाँ पे वर्क प्लेस में आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं बल्कि वर्क प्लेस के अलावा भी आपका अगर किसी कहीं और पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो वो आपका आईपीसी में दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा एक्ट जो है खत्म हो जाता है, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट। और हमारी ऐसी क्लासेस को देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।